द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 50 वैगन वाली कोयले की एक ट्रेन हर घंटे जर्मन फ्रंटियर को क्रॉस करती थी। ट्रेन से सप्लाई होने वाला कोयला फ्रांस, बेल्जियम, इटली की कंपनियों को पहुंचाया जाता था। बदले में जर्मनी को कोई रकम नहीं मिलती थी, बल्कि ये तो उसकी उस सज़ा का भुगतान था जिसे फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और इटली ने उस पर थोपा था। आज झरोखा में बात करेंगे वर्सोय की संधि की, जिसे इतिहास की सबसे बदनाम संधियों में से एक माना जाता है। 28 जून 1919 ही वह तारीख है जब जर्मनी ने इस संधि पर अपने हस्ताक्षर किए थे। आज झरोखा में इतिहास के इसी किस्से पर बात होगी। ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच शुरू हुई जंग एक तरफा थी। पूर्वी यूरोप में ऑस्ट्रिया का वर्चस्व न बढ़ जाए इसलिए रूस युद्ध में कूद गया, और रूस का प्रभाव न बढ़ जाए इसलिए जर्मनी युद्ध में कूदा। जर्मनी का प्रभाव न बढ़े इसलिए फ्रांस कूदा, और जर्मनी ने ज्यों ही बेल्जियम पर हमला किया, फ्रांस भी अपनी झिझक छोड़कर मैदान में कूद पड़ा। जापान से लेकर अमेरिका तक जो भी संप्रभु राष्ट्र थे इस जंग में शामिल हो गए। दो खेमे बन गए, एक ओर ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, अमेरिका और जापान थे, जबकि दूसरी ओर ऑस्ट्रिया, तुर्की, जर्मनी, बुल्गारिया आदि कुल 27 देश इस जंग में शामिल हुए। ये जंग 28 जुलाई 1914 को शुरू हुई और ख़त्म हुई 11 नवंबर 1918 के दिन। जंग कुल 1565 दिन चली। 6.5 करोड़ जवान जंग लड़े, जिसमें से 90 लाख मारे गए, 50 लाख खो गए और 2.25 करोड़ अपंग हो गए। 4 खरब डॉलर से ज़्यादा की हानि हुई। जर्मनी, रूसी, ऑटोमन और ऑस्ट्रो हंगेरियाई साम्राज्य धराशायी हो गए। इस युद्ध के आगे महाभारत, पेलोपोनेशियन युद्ध, सिकंदर, चंगेज और नेपोलियन के सैन्य अभियान बौने दिखाई देने लगे थे। और सत्य ये भी है कि इसी विश्व युद्ध के गर्भ में पलता रहा द्वितीय विश्व युद्ध भी। 11 नवंबर 1918 की सुबह 11 बजे विश्व युद्ध का औपचारिक अंत हुआ। 11वें महीने की 11 तारीख को 11 बजे जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल ने फ्रांस में युद्ध विराम के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। युद्ध विराम की खबर जैसे ही फैली, यूरोप और अमेरिका की गलियों, सड़कों पर लोग निकलकर झूमने लगे। 4 साल की जंग के बाद लोग ऐसी सुबह देख रहे थे जब धमाकों की आवाज़ें नहीं थी, किसी की मौत की खबर नहीं थी, और इस दिन झंडे लहरा रहे थे, देशभक्ति के तराने बज रहे थे। पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क की सड़कों पर नाचते गाते परेड निकाली जाने लगी थी। इसके 2 महीने बाद जनवरी 1919 में 6 महाद्वीपों में फैले लगभग 3 दर्जन देश पेरिस में इकट्ठा होते हैं। इन डेलीगेट्स को सिर्फ जटिल और संवेदनशील सीमाओं पर ही बात नहीं करनी थी, बल्कि जर्मनी और उसके सहयोगियों से आर्थिक और सैन्य शर्तों पर भी चर्चा करनी थी। ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप का नक्शा फिर से तय होना था। मिडिल ईस्ट में भी नई सीमाएं बननी थी। पेरिस कॉन्फ्रेंस के टॉप डेलीगेट्स, जिसमें यूएस के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, फ्रांस में उनके समकक्ष ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज और इटली के प्रधानमंत्री विटोरियो ऑरलैंडो थे। मित्र राष्ट्रों के प्रमुख जंग को जीतने को लेकर एक मत थे, लेकिन आगे क्या होना चाहिए इसे लेकर वे एक राय नहीं थे। मित्र देशों की जीत में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले 3 देशों का जर्मनी को लेकर रुख अलग अलग था, और सभी के अलग अलग राष्ट्रीय हित भी थे। इसलिए उनका विचार अलग था कि जर्मनी से किस तरह से पेश आया जाए। इन 3 देशों में सबसे ज़्यादा नुकसान फ्रांस ने झेला था। फ्रांस की ज़मीन पर सबसे ज़्यादा जंग लड़ी गई थी। फ्रांस में शहर के शहर खत्म हो चुके थे, गाँव का पता ही नहीं था, सड़कें गायब हो चुकी थी, रेल लाइनें तबाह हो चुकी थी, स्कूल ज़मींदोज़ हो चुके थे, पुल सुरंगें किसी काम की नहीं रह गई थी। फ्रांस की 6000 फैक्ट्रियाँ तबाह हो चुकी थी। अब फ्रांस चाहता था कि इस नुकसान की भरपाई जर्मनी ही करे। फ्रांस के सामने खुद को एक राष्ट्र के तौर पर बचाए रखने की भी चुनौती थी। दूसरे मित्र राष्ट्रों से उलट फ्रांस की लंबी सीमा जर्मनी से लगती थी, और दोनों देशों का इतिहास विवादों और जंग से भरा हुआ था। इस बात की आशंका अब भी थी कि जर्मनी फ्रांस पर एक बार फिर हमला कर दे। इसीलिए फ्रांस जर्मनी से मिलिट्री ताकत छीन लेना चाहता था, उसकी कॉलोनियों को और आर्थिक स्रोतों को खत्म कर देना चाहता था। नुकसान ब्रिटेन ने भी झेला था, और वह भी चाहता था कि उसका नुकसान जर्मनी से वसूला जाए। हालांकि ब्रिटेन फ्रांस की तरह जर्मनी को पूरी तरह बर्बाद करके नहीं छोड़ना चाहता था। ब्रिटेन का अंपायर काफ़ी बड़ा था। यह वो दौर था जब ब्रिटिश राज में सूरज नहीं डूबता था। जंग के बाद उसकी चिंता अर्थव्यवस्था को लेकर थी। जर्मनी उसका ट्रेडिंग पार्टनर रहा था, और भविष्य में दोनों देश फिर इसी रास्ते पर आगे बढ़ सकते थे। ब्रिटेन जर्मनी को फिर से आर्थिक ताकत हासिल करते देखना चाहता था।
उसका डर इस बात को लेकर भी था कि अगर जर्मनी चाह ले तो एक ही हफ्ते में यूरोप को अस्थिर कर सकता था। जंग की समाप्ति पर क्रांति ने रूस को अस्त व्यस्त कर रखा था। ब्रिटेन को समंदर में जर्मनी से खतरा हो सकता था, इसीलिए वह जर्मनी को सजा तो देना चाहता था, लेकिन एक हद तक वह चाहता था कि जर्मनी की नेवी को छोटा कर दिया जाए। इसी गुट में तीसरा मजबूत देश अमेरिका था। अमेरिका ने जंग में एंट्री देर से की थी। वह खुद को इस दौड़ से अलग थलग करके रखना चाहता था। अमेरिकन इस जंग को यूरोप के मसले के तौर पर देखते थे और इसीलिए इसमें अमेरिका की भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। अमेरिका ने खुद को तटस्थ रखने का फैसला कर लिया था और सभी पक्षों से डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशन जारी रखने का फैसला किया, खास तौर से जर्मनी के साथ। यूरोपीय देशों से उलट अमेरिका का इस जंग में सीमाओं को लेकर कोई विवाद नहीं था। उसकी धरती पर जंग लड़ी भी नहीं गई। हालांकि जर्मनी द्वारा मेक्सिको को उकसाने और अमेरिका पर हमले के लिए उसे राजी करने का खुलासा जरूर हुआ था, लेकिन फिर भी यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन तटस्थ रहने का फैसला कर बैठे थे। 28 जून 1919 को पेरिस के बाहरी हिस्से में मौजूद पैलेस ऑफ वर्सॉय में यूरोपीय डिग्निटरीज इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जंग कई महाशक्तियों ने लड़ी थी, लेकिन इसकी समाप्ति पर सारा दोष मढ़ दिया गया था इकलौते जर्मनी पर। संधि पर हस्ताक्षर के लिए वर्सॉय महल के हॉल ऑफ मिरर्स को चुना गया था। यहीं पर 1871 में फ्रांस की हार पर जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी। वही तारीख 28 जून इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या हुई थी, जिसके बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार 28 जून के दिन यह इवेंट महज 37 मिनट चला। इसमें 32 देशों के 27 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए थे। लेकिन सबसे अहम बात इस संधि की शर्तें थी। इस संधि की सिर्फ शर्तें ही जर्मनी को अपमान से भर देने वाली नहीं थी, बल्कि जर्मन प्रतिनिधियों को जिस तरह से ठहराया गया वह भी किसी लिहाज से सम्मानजनक नहीं था। जर्मन प्रतिनिधियों को ट्राइनन पैलेस होटल में ठहराया गया, जिसे कांटेदार तारों से घेर दिया गया था। जर्मन डेलीगेट्स को देश के किसी प्रतिनिधि या पत्रकार से संपर्क स्थापित करने से रोक दिया गया था। संधि के फॉर्मेट को देखकर ही जर्मनी के प्रतिनिधियों के होश उड़ गए थे। वे तो आमने सामने की बात की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन इन शर्तों ने उन्हें आघात पहुंचा दिया था। जर्मनी के राष्ट्रपति ने जब इन शर्तों को असहनीय और पूर्ति न करने लायक बताया, तब इस पर ब्रिटेन के पीएम लॉर्ड जॉर्ज ने कहा, अगर जर्मन लोग संधि पर हस्ताक्षर की मुहर नहीं लगाएंगे तो हम बता दें कि आपको इस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे। अगर आप वर्सॉय में ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बर्लिन में करना होगा। 29 मई को जर्मन डेलीगेशन ने अपने सवालों का प्रस्ताव थमाया। मित्र देशों ने मामूली संशोधन ही स्वीकार किए और फिर से साइन करने को कहा। इसके लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। जर्मनी की तत्कालीन शिडमन सरकार ने संधि को अस्वीकार करते हुए इस्तीफा दे दिया। फिर गुस्टाव बॉर ने नई सरकार बनाई और इसे स्वीकार किया। 28 जून 1919 को नई सरकार के प्रतिनिधियों ने वर्सॉय के शीश महल में संधि पर हस्ताक्षर किए। फ्रांस ने जर्मनी से 1870-71 के फ्रैंको पर्शियन युद्ध में हार का भी हिसाब चुकता किया। संधि की अहम शर्तें थीं। वार गिल्ट, जर्मनी को पहला विश्व युद्ध करने का अपराध स्वीकार करना पड़ा। जर्मन आर्म्ड फोर्सेस के लिहाज से क्या हुआ ये भी जान लीजिए। जर्मन आर्मी को 1 लाख तक सीमित कर दिया गया। जबरन सैनिक बनाए जाने के नियम को बंद कर दिया गया। कोई भी शख्स स्वेच्छा से ही सैनिक बन सकता था। जर्मनी को आर्म्ड व्हीकल, पनडुब्बी या एयरक्राफ्ट की अनुमति नहीं थी। नेवी सिर्फ 6 बैटलशिप ही बना सकती थी। राइनलैंड डिमिलिटराइज्ड जोन बना दिया गया। इस एरिया में कोई भी जर्मन सैनिक तैनात नहीं हो सकता था। क्षतिपूर्ति, जर्मनी को जंग से हुए नुकसान की भरपाई करनी थी। 1921 तक ये रकम तय नहीं की गई थी। इसे 6,600 मिलियन पाउंड तय किया गया। जर्मन इलाके और उपनिवेश एल्सेस लोरेन फ्रांस को दे दिए गए। 3 इलाके बेल्जियम को दे दिए गए। नॉर्थ शेल्सविक डेनमार्क को दिया गया। ऐसा जनमत संग्रह के बाद किया गया। वेस्ट प्रेसिया और पोसेन पोलैंड को दिए गए। डेंजिग एक फ्री सिटी बना दिया गया, जिसे लीग ऑफ नेशंस कंट्रोल कर रहे थे। इसका सी पोर्ट पोलैंड को सौंपा गया। मेमेल लिथुआनिया को दिया गया। सार को लीग ऑफ नेशन को दिया गया। 15 साल बाद यहाँ भी जनमत संग्रह हुआ। जर्मन उपनिवेश पर लीग ऑफ नेशंस का अधिकार हो गया। लीग ऑफ नेशंस का आमतौर पर मतलब फ्रांस और ब्रिटेन से ही था। एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया स्वतंत्र देश बन गए। जर्मनी ने इन्हें रूस से ले लिया था। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर 269 अरब गोल्ड मार्क का आर्थिक दंड लगाया गया। ये तत्कालीन जर्मन करेंसी थी। ये लगभग 1 लाख टन सोने की कीमत के बराबर थी। आज से ठीक 103 साल पहले 28 जून 1919 को हुई वर्सॉय की संधि के तहत
जर्मनी पर आर्थिक दंड लगा था। हालांकि बाद में इस रकम में कई बार संशोधन किए गए, लेकिन तब भी यह इतना था कि इसे चुकाने में जर्मनी को पूरे 91 साल लग गए। जर्मनी ने इस दंड की आखिरी किश्त 2 अक्टूबर 2010 को चुकाई। चलते चलते आज की दूसरी घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1787 में ब्रिटिश भारतीय सेना का नेतृत्व करने वाले सर हेनरी G.W. स्मिथ का जन्म हुआ था। 1838 में आज के दिन विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी बनी। 1921 भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव का जन्म हुआ। 1940 बांग्लादेशी अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस का जन्म हुआ। झरोखा के इस खास एपिसोड में इतना ही। अगली बार मिलता हूँ एक नई अनसुनी कहानी के साथ एक नए एपिसोड में। अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।